हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर देखिए 116। इसमें लास्ट में जैसे हमने न्यूटन वाले रिलेशन के बारे में बात करी थी, तो आज हम थोड़ा घर्षण के बारे में बात करते हैं। इसमें न्यूटन के भी कुछ क्वेश्चन मिक्स होते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, उसमें वर्क और एनर्जी के बारे में बात कर लेंगे। तो देखिए घर्षण के बारे में। घर्षण बहुत ही बढ़िया लेसन है। सबसे मेन बात क्या है इसमें, घर्षण कब लगता है, ये सबसे मेन बात है। जब कोई वस्तु चल रही हो या चलने की कोशिश कर रही हो तो घर्षण लगेगा। भाई एक वस्तु बस है, बस धरातल पे आराम से खड़ी है, अब उस पर कोई बल ही नहीं लगा रहे हो, तो क्या घर्षण बल लगेगा? नहीं। घर्षण बल कब लगेगा? जब आप उसको धक्का मार रहे हो, चाहे आप थोड़ा सा धक्का भी क्यों ना मारो, घर्षण लगना स्टार्ट हो जाएगा। चाहे बस न चले पर वो चलने की कोशिश तो कर रही है ना। जब कोई वस्तु चल रही है या चलने की कोशिश कर रही है तो वस्तु की गति के जिधर आप धक्का मार रहे हो उसके विपरीत दिशा में, उसके विपरीत दिशा में बल लगता है, घर्षण बल। ये एन हो गया और नीचे mg हो गया। घर्षण बल होता है वो होता है जी म्यू mg। म्यू इंटू एन बोल सकते थे हम पहले, म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू mg है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे मेन बात है, जो म्यू है वो घर्षण गुणांक है, वो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, टेम्परेचर। और सतह पे निर्भर करता है जी, वो सतह कैसी है, खुरदरी है, चिकनी है, सतह की आकृति आकार पे निर्भर करता है म्यू, ठीक है। अगली बात जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे ये वस्तु थी, अब जैसे जैसे इस पर बल बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप इस पर बल का मान बदलोगे, ये घर्षण बल तीन प्रकार के होते हैं, इसी तरह घर्षण गुणांक भी तीन प्रकार का होता है जी। स्थितिज घर्षण गुणांक, गतिज घर्षण गुणांक, लोटनी घर्षण गुणांक, ये तीन होते हैं। सामान्यतः आपको ये दो एक साथ दिए जाते हैं। स्थितिज घर्षण गुणांक हमेशा गतिज से ज्यादा होता है जी, सबसे ज्यादा स्थितिज, फिर गतिज, और सबसे कम होता है जी लोटनी। समझ गए? ठीक है। इस पर एक ग्राफ भी होता है, ये इस ग्राफ से भी आप समझ सकते हो क्या ग्राफ होता है। देखो ये होता है जी घर्षण बल और आरोपित बल। घर्षण बल और आरोपित बल के मध्य ये ग्राफ होता है, ठीक है जी। क्या ग्राफ होता है भाई, जैसे जैसे आप अप्लाइड बल, आरोपित आरोपित बल होता है ये, जैसे जैसे आप बल का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे घर्षण बल का मान बढ़ेगा एक सीमा तक। घर्षण बल का मान बढ़ेगा, आरोपित बल बढ़ाओगे, एक सीमा के ऊपर जाकर क्या होगा जी, एक सीमा के ऊपर जाकर आप अधिकतम घर्षण पे पहुंच जाओगे, उसके बाद वस्तु चलेगी और एकदम गतिज घर्षण आ जाएगा। गतिज घर्षण नियत होता है। इस अधिकतम घर्षण जो यहां पर आया है, इसको बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं सीमांत घर्षण। इसका स्थितिज घर्षण एफएस, स्थितिज घर्षण बल के अधिकतम मान होता है ये, और कुछ नहीं। इसको क्या बोलते हैं? सीमांत घर्षण। और ये जो यहां से यहां आपको दिखाई दे रहा है, यहां से यहां ये लाइन, ये है स्थितिज घर्षण। और ये कोण बोले तो 45 डिग्री बोल सकते हो आप। क्यों? क्योंकि जितना ये है उतना ही ये है। ये वो आरोपित बल है जहां पर इसके बाद गतिज घर्षण आएगा एकदम, ठीक है। तो सुनिए बात क्या है। बात ये कि हमें एक टेबल बनानी है, हमें टेबल क्या है,
इधर लिख रहा हूं मैं आरोपित बल का मान, इधर लिख रहा हूं मैं स्थितिज का, इधर लिख रहा हूं मैं गतिज का, और इधर लिख रहा हूं मैं त्वरण। ये सबसे मुख्य टेबल यही होती है। इसको मैं बोल सकता हूं, मैंने ये 10 kg का बल था जैसे, तो सबसे पहली बात है कि आप स्थितिज घर्षण का अधिकतम मान निकाल लो। ये होता है म्यू एस इंटू में एम जी। और जो गतिज घर्षण होता है वो उसका अधिकतम न्यूनतम कुछ नहीं होता जी, वो तो नियत ही होता है, म्यू के एम जी होता है। म्यू एस 0.3, एम जी कितना 100, 30 न्यूटन, 0.2, एम जी कितना 100, 20 न्यूटन। समझ गए? तो देखिए कैपिटल आप 0 न्यूटन लगाते हैं, 10 न्यूटन लगाते हैं, 20 न्यूटन लगाते हैं, 30 लगाते हैं, 40 लगाते हैं, 50 लगाते हैं, ये मान लगा रहे हैं जी। ठीक है, ये टेबल भरनी जो सीख गया वो क्वेश्चन करना सीख जाएगा जी। भाई ये सबसे मेन क्वेश्चन है, ये समझिए, पहले भी बताया मैंने आपको। अगर आपको लगता है कि आप भर दोगे तो आप इस वीडियो को रोकिए पहले और फिर खुद भरिए, फिर बताइए मुझे। पहली बात है जी, आरोपित बल 0 है, एफ 0 है, बल 0 हो गया जी। बल ही 0 हो गया तो स्पीड कहाँ आएगा, गतिज कहाँ आएगा, और त्वरण कहाँ आएगा? वस्तु न चल रही है, न चलने की कोशिश कर रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है तो घर्षण भी नहीं होगा। अगली बात है जी, स्थितिज घर्षण कितना है? स्थितिज घर्षण है जी, मान लिया यहां पर है दूसरा केस में 10 न्यूटन, क्या वस्तु चल जाएगी क्या? भाई पीछे ज्यादा से ज्यादा 30 न्यूटन लग रहा है, पीछे यहाँ पर अधिकतम स्थितिज घर्षण के जो मैक्सिमम मान है ना वो 30 न्यूटन है। स्थितिज घर्षण का अधिकतम मान 30 न्यूटन है, तो क्या स्थितिज घर्षण 30 न्यूटन लग जाएगा क्या? भैया आपने 10 लगाया, यहाँ 10 है पीछे 30 है, तो क्या गुट का पीछे भागेगा? बस को धक्का दे रहे थे, बस आगे चलने के बजाय पीछे चलने लगे। ऐसा कभी नहीं होगा, बस तो चल ही नहीं रही है। इसका मतलब जितना आगे 10 न्यूटन है तो पीछे भी कितना है, 10 न्यूटन ही है जी। नहीं चली तो ये दोनों 0। आपने 20 किया, आगे आपने 20 किया तो क्या पीछे 30 लगेगा? नहीं, पीछे भी 20 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 30 तक गाड़ी नहीं चलेगी जी। अब आपने 30 कर दिया, अब आप सीमांत घर्षण पे पहुंच गए हो जी, आप अधिकतम मान पर पहुंच गए हो, बस गाड़ी चलने ही वाली है जी। ठीक है, अब आपने 40 कर दिया जी, आगे 40 आपने कर दिया तो स्थितिज घर्षण कितना 30, स्थितिज लगेगा ही नहीं, क्योंकि अब गाड़ी चल पड़ी है। और चलता है तो कौन सा घर्षण लगता है? गतिज। त्वरण कितना आता है जी? चलाने वाला बल 40, रोकने वाला बल 20 बटे में वस्तु का द्रव्यमान 10, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपने कर दिया हो जी 50 न्यूटन, आगे की तरफ 50 न्यूटन आपने कर दिया हो तो क्या गतिज बदल जाएगा? नहीं, गतिज का ये देखो मान क्या कर रहा है, गतिज नियत है। तो त्वरण कितना है का बताओ? 50, चलाने वाला रोकने वाला 20। अब तो जी बस आप बल बढ़ाओगे तो त्वरण बढ़ जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब आप 500 न्यूटन कर दोगे ना तो भी ये तो 20 ही रहेगा जी। समझ गए? ये देखो ग्राफ, ग्राफ क्या कहता है कि जैसे जैसे आप आरोपित बल का मान बढ़ाते हो, घर्षण बल का मान बढ़ता जाता है। स्थितिज घर्षण बल का मान अधिकतम मान पर पहुंचते हैं, स्थितिज घर्षण बल का अधिकतम मान मिलता है एफ मैक्सिमम। उसके बाद आप थोड़ा सा बल और बढ़ाओगे, ये ग्राफ कई जगह ऐसा भी दिखाया गया है, ऐसे एकदम मोड़ देते हैं इसको, ऐसे ही, एक ही बात है कैसे ही बना लीजिए।
ठीक है। और ये गतिज घर्षण, तो गतिज घर्षण का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यानी गतिज घर्षण नियत है। गतिज घर्षण है वो आरोपित बल के मान पर नहीं बदलता है। स्थितिज घर्षण आरोपित बल पर निर्भर करता है जब तक वस्तु न चले। दो ही बात ध्यान रखनी होती है, जब तक वस्तु न चले स्थितिज घर्षण का मान उतना ही होगा जितना आरोपित बल का है। जैसी वस्तु चल पड़ी तो गतिज घर्षण लगेगा, और गतिज घर्षण का मान तो नियत होता है म्यू के इंटू में mg। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये बेसिक घर्षण अभी स्टार्ट किया मैंने अभी और आगे बढ़ेगा ये। ठीक है जी, बढ़े आगे, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अगली बात देखिए। तो अब वस्तु चलना स्टार्ट हो चुकी है जी, ठीक है। दो सबसे जो मेन कोण आते हैं, एक तो आता है घर्षण कोण और एक आता है जी विराम कोण। एन ऊपर लग रहा है, ठीक है जी, एन ऊपर लग रहा है। ओके, पीछे क्या लगता है? पीछे घर्षण लगता है जी, म्यू एन। इन दोनों का परिमाणी बल यहाँ पे आता है एफ नेट, और ये कोई कोण होता है, इस कोण को बोलते हैं घर्षण कोण। इसी कोण का नाम है जी घर्षण कोण। क्या परिभाषा कैसे लिखेंगे इसकी? घर्षण बल और सामान्य विलंब प्रतिक्रिया बल के परिमाणी बल, इन दोनों के परिमाणी बल के द्वारा सामान्य विलंब प्रतिक्रिया बल के साथ बनाए गए कोण को घर्षण कोण कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो, अब यहां पे आता है जी टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा कैसे आता है? थीटा के सामने कौन है? लंब। लंब बटे में आधार। लंब कौन है? ये मतलब घर्षण बल है जी, बटे में आधार। म्यू एन बटे एन। टेंजेंट थीटा का मान म्यू आ गया जी। सिर्फ थीटा ले सकते हो, टेंजेंट इनवर्स ऑफ म्यू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक आता है जी यहाँ विराम कोण। ये थीटा है, ये एम द्रव्यमान है। भाई नत तल को आप जैसे जैसे उठाओगे, जैसे जैसे ऊपर लेके जाओगे नत तल को, घुटके के गिरने के चांस बढ़ेंगे कि नहीं? बिल्कुल। तो यहाँ क्या लग रहा है जी? ये भी काफी अच्छा सवाल है। विराम कोण कैसे आएगा देखना भाई। घुटके पर तो इस दिशा में एक बल लगेगा, कौन सा? mg साइन थीटा। और पीछे कौन सा बल लगेगा? घर्षण बल। भाई गुटका विराम कोण की परिभाषा लिखो, नत तल का वह अधिकतम कोण, नत तल का वह अधिकतम कोण ताकि उस पर रखा हुआ गुटका नीचे न गिरे। नत तल का वह अधिकतम कोण ताकि उस पर रखा हुआ गुटका नीचे न गिरे, उस अधिकतम कोण के मान को विराम कोण कहते हैं। mg साइन थीटा है वो स्थितिज घर्षण के बराबर हो जाए।
स्थितिज घर्षण क्या, म्यू एस इंटू एन, एन की जगह क्या लिखूं, एम जी कोस थीटा। एम जी से एम जी काट दिया, साइन के नीचे आया कॉस, क्या बना, फार्मूला तो वही है जी, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू, फार्मूला तो वही है, टेन थीटा बराबर म्यू। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यहाँ पे आपको एक बात पूछ सकता है जी कि संपर्क बल बताओ। ये एफ नेट का दूसरा नाम है जी संपर्क बल, ये संपर्क बल है जी। भाई जब तक वस्तु नहीं चल रही है, जब तक वस्तु नहीं चल रही है तब तक तो संपर्क बल क्या है बताओ, इन दोनों का परिमाण ही है। नहीं चल रही है तो स्थितिज ले लो और चल पड़ी तो गतिज ले लो, और घर्षण नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन ही संपर्क बल है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, जब घर्षण नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन ही संपर्क बल है। क्यों, क्योंकि यहां से परिमाण ही निकाल के देखो आप, यहां से देखो, मैं भी दिखाता हूं। ये एफ नेट का मान कितना आएगा, एफ नेट का मान आएगा जी एन का स्क्वायर प्लस में एफ का स्क्वायर। एफ क्या जी, म्यू एन, एन बाहर ले लो, 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये एफ नेट। म्यू जीरो कर दिया, म्यू को जीरो कर दोगे तो संपर्क बल किसके बराबर हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। अब यहां की बात देखिए, संपर्क बल क्या होता है, घर्षण बल और नॉर्मल का परिमाणी, घर्षण इधर संपर्क इधर, ये ले रहा हूं मैं एफ नेट, ठीक है। तो आप देखिए एफ नेट का मान कितना आएगा, एफ नेट का मान आएगा जी नॉर्मल का स्क्वायर प्लस में घर्षण बल का स्क्वायर। नॉर्मल, नॉर्मल का स्क्वायर, ठीक है। नॉर्मल की जगह तो क्या लिखूं, एम जी कोस थीटा, इसकी जगह क्या लिखूं, घर्षण की जगह म्यू एन। नहीं, जब वस्तु नहीं चले, जब वस्तु नहीं चले तो आप घर्षण बल की जगह क्या लिख सकते हो, ये दोनों क्या है, बराबर है। ये देखो यहाँ लिख भी रखा है मैंने, जब वस्तु नहीं चले तो स्थितिज घर्षण की जगह आप आरोपित बल लिख सकते हो, एम जी साइन थीटा। बस सोल्व कर दो, एम जी स्क्वायर कॉमन ले लिया, पीछे क्या आएगा, कोस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर, और कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या होता है, 1। तो आंसर क्या आ गया जी, एम जी। जब वस्तु नहीं चल रही है तो संपर्क बल है वो एम जी है, समझ गए। और देखिए, और बात कर लेते हैं। और बात ये आती है जी यहाँ पर है कि ये एम जी साइन थीटा हो गया, एम जी कॉस थीटा हो गया, संपर्क बल लग गया, ठीक है। वस्तु अगर गति करना स्टार्ट कर देती तो, मान लेते हैं वस्तु चलना स्टार्ट कर देती है, यहाँ पर ये बता रहा हूं, देखो अच्छी बात है ये वस्तु इधर जा रही है, गतिमान है, गतिमान वस्तु, तो इस बार स्थितिज घर्षण थोड़े लगेगा, इस बार तो गतिज घर्षण लगेगा ना। नॉर्मल संपर्क बल एम जी कोस थीटा, तो इस बार एफ नेट कितना आएगा, इस बार एफ नेट आएगा जी नॉर्मल का स्क्वायर लो और गतिज घर्षण का स्क्वायर लो। नॉर्मल एम जी कोस थीटा, गतिज घर्षण म्यू एम जी कोस थीटा, म्यू 1,
पिछली बार मैंने स्थितिज घर्षण था तो मैंने उसको बराबर कर दिया था, यहाँ बराबर नहीं है जी। और यहाँ ये फार्मूला भी नहीं लग सकता टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू, ये तभी लग सकता है जब वस्तु क्या है, विराम में। इसलिए इसका नाम ही विराम कोण है, इसका नाम ही विराम कोण है, आराम कोण, आराम कर रहा है ये। अब यहां पर देखो क्या होगा, एम जी कोस थीटा कॉमन ले सकते हो आप, अंदर क्या आएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और फाइनल आंसर क्या आया, एम जी कोस थीटा बाहर आ गया, 1 प्लस म्यू स्क्वायर। कौन सा म्यू, म्यू के। देखो ये प्रॉब्लम, पहले वाली प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम एक ही है। यहां पर एन की जगह आप क्या लिखोगे बताओ, यहां पर एन की जगह लिखोगे जी एफ नेट क्या आया था, एम जी 1 प्लस म्यू स्क्वायर, रुका हुआ है तो म्यू एस और गतिमान है तो म्यू के। धरातल से कोण कितना था, थीटा, यहाँ धरातल से ये कोण है जी थीटा, वहां पे धरातल से कोण क्या था, 0 डिग्री था। इसमें 0 रखोगे तो कोस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1, कोस 0 1 हो गया, एम जी 1 प्लस म्यू स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक कोई बात समझ ना आई पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन बातें थी, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं इसको। तो मेन बात बस यही थी कि जो विराम कोण है, विराम कोण है वो तभी है जब तक वस्तु विराम में है। जब तक वस्तु विराम में है तब तक संपर्क बल, आपसे ये पूछेगा नत तल पर एक वस्तु विराम में है, नत तल पर एक वस्तु विराम में है तो उसका संपर्क बल कितना आया, mg आ गया जी। नत तल पर एक वस्तु विराम में, संपर्क बल mg आ गया। और वस्तु गतिमान हो गई, अगर वस्तु गतिमान हो गई तो संपर्क बल इतना आ जाएगा जी, mg cos थीटा 1 प्लस म्यू के स्क्वायर। तो दोनों बातें थी, एक दूसरे से रिलेटेड थी, आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है। ये घर्षण की सबसे मेन बात बताइए जो मैंने आपको अभी बताई है, ठीक है। अब मैं इसको आगे और कंटिन्यू लेके चलता हूं। देखो घर्षण पर एक इस टाइप के सवाल आते हैं कि हमने एक मेज है, उस पर एक चेन रख रखी है, उसका कुछ भाग लटक रहा है नीचे, ये कॉमन क्वेश्चन बनता है। तो जो भाग लटक रहा है उसकी लंबाई कितनी होगी, घर्षण गुणांक कितना होगा ताकि वो स्थिर रहे। देखना ये सवाल कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं कि एक मेज है, एक मेज है, मेज पर एक चेन है, ठीक है, मेज पर एक चेन है, ठीक है जी। जो मेज के ऊपर वाली लंबाई है वो उसको बोल दे L1 लंबाई है, और जो ये लंबाई है इसको बोल दें L2 लंबाई है। चेन का कुल द्रव्यमान, चेन का कुल द्रव्यमान बोलें m, चेन की कुल लंबाई बोलें l, द्रव्यमान m है और लंबाई कितनी है, l है, ठीक है। अब बात आगे करें, जो L1 लंबाई थी इसका द्रव्यमान बोल सकते हैं आप m1, और इसका द्रव्यमान बोल सकते थे m2। L1 लंबाई का द्रव्यमान, L2 लंबाई का द्रव्यमान, L1 जो लंबाई उसके द्रव्यमान को मैं m1 बोल दूं और इसके द्रव्यमान को मैं m2 बोल देता हूं, ठीक है जी। तो कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो m1 m2 हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें, L लंबाई का द्रव्यमान कितना है जी, L लंबाई का द्रव्यमान कैपिटल M, एक लंबाई का बोलो, एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना आएगा, L1 लंबाई का कितना आएगा, L2 लंबाई का कितना आएगा,
ठीक है जी। अब आप देखो जी कि ये नीचे बल लग रहा है जी, नीचे बल कितना लग रहा है बताओ, M2G, और पीछे इसको कौन रोक रहा है बताओ, पीछे इसको घर्षण बल रोक रहा है। चेन नीचे नहीं गिरेगी, चेन नीचे नहीं गिरेगी। कब, कब नीचे नहीं गिरेगी? M2G का मान है वो स्थितिज घर्षण बल के बराबर हो जाएगी। स्थितिज घर्षण क्या, म्यू एस N1, N1 क्या लिखेंगे वहां पर, M1G, यानी म्यू एस का मान है वो किसके बराबर हो जाए, M2/M1 के। लटकता हुई चेन बटे में ऊपर वाली चेन, M2/M1 का मान लिख सकते हो आप। M2 किसका द्रव्यमान माना था आपने, L2 लंबाई का, M/L L2, M/L L1, M/L कट गया, L2/L1 बोलो या M2/M1 बोलो, म्यू को आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। M2/M1 भी तरीका है, L2/L1 भी एक तरीका है। सही है जी, ठीक है जी। आगे बढ़िए, अगली बात। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और बताओ घर्षण में किस किस में दिक्कत है? घर्षण नत तल पे लगता है, कई बच्चों को उसमें भी दिक्कत है कि नत तल पे वो गति कैसे करता है। हाँ, तो देखना, घर्षण जब नत तल पे लगता है तो कैसी सिचुएशन होती है, देखो ये एक नत तल है, ठीक है, कोई कोण थीटा है, ये एक सतह है, यहाँ गिरने लगी हुई है, यहाँ दूसरी वस्तु है M2 द्रव्यमान की, ये M1 द्रव्यमान की, ठीक है जी। यहाँ पर मान लेते हैं खुरद रिश्ता है, म्यू एस भी दे दिया, म्यू के भी दे दिया, मैं तो स्थिति बता रहा हूं आपको। ये तनाव लगेगा, इधर कौन सा बल लगेगा, वस्तु फिर इधर एक बल लगेगा, कौन सा, M1G साइन थीटा, ठीक है जी। अब गति कब हो सकती है जी, गति के लिए क्या करना पड़ेगा, गति होगी यदि इधर का जो बल है ना M2G वो बड़ा हो, किससे, किससे बड़ा हो, एक तो M1G साइन थीटा से, ऐसा तो पहले ही होता था। अब घर्षण से, कौन सा घर्षण, स्थितिज घर्षण जो यहाँ पीछे लगने वाला है, इससे बड़ा होगा तो ही गति होगी जी, और गति होगी तो त्वरण आएगा। त्वरण कैसे आएगा जी, M2G माइनस रोकने वाला बल कौन सा है, M1G साइन थीटा। स्थितिज घर्षण खाली चेक करता है, अब रोकेगा कौन, गतिज घर्षण बटे में द्रव्यमान, क्योंकि जब वस्तु चल पड़ी तो स्थितिज नहीं आएगा, अब कौन सा लगेगा, वस्तु अगर चल पड़ी है तो गतिज घर्षण लगेगा जी, ठीक है। तनाव किसे आएगा भाई, नीचे की तरफ कौन सा बल है, M2G माइनस टी M2A, एक तो ये समीकरण बनेगी, और कौन सी, ये T ऊपर जाएगा, T माइनस M1G साइन थीटा माइनस गतिज घर्षण बराबर M1A, ये दो बल लगेंगे जी।
ये दो बल, ये दो समीकरण बनेगी। दोनों समीकरण को जोड़ के देख लो त्वरण बन रहा है कि नहीं, आपके सामने है बात। ठीक है, और बताइए घर्षण में। और जैसे ये प्रॉब्लम आती है, एक कॉमन प्रॉब्लम, यहां गिरनी लगी है और ये M1 है और यहाँ पे M2 है। आप एक बात देखोगे जी, जब तक घर्षण नहीं है तब तक तो त्वरण क्या होता है, न्यूटन वाला सवाल होता तो त्वरण क्या होता, M2G माइनस रोकने वाला कोई बल नहीं होता। अगर घर्षण नहीं है तो ये सवाल है। अगर घर्षण आ गया तो ये जीरो नहीं आएगा जी। मान लेते हैं यहाँ पे घर्षण आ गया, वही FS FK2 आ गए, तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, त्वरण के सूत्र में तो हमेशा FK ही आएगा। गति कब होगी, गति होगी यदि यदि M2G है वो बड़ा हो किससे, स्थितिज घर्षण से। बात समझना, ऐसे कई बार सवाल उलझा देते हैं जी। मान लेते हैं मैं ये कह रहा हूं इसकी वैल्यू है जी, जैसे बोले 20, नजदीक नजदीक लेते हैं, इसकी वैल्यू जैसे है 22 है। ठीक है, और इसकी वैल्यू है जी बोल दिया जैसे 23 है, और इसकी वैल्यू बोल दी जैसे 21 है न्यूटन में, तो कोई बच्चा सीधा आंसर निकाल देगा। क्या निकाल देगा सीधा आंसर, M2G कितना 22, गतिज घर्षण बोलेगा जी 21 बड़े में उनके द्रव्यमान, ऐसे आंसर निकाल देगा। हालांकि ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत है, क्योंकि पहले ये देखो क्या गति होगी क्या, M2G कितना है बोलो 22, और स्थितिज घर्षण कितना 23। क्या ये फुलफिल हो रहा है, नहीं, ये तो इसका उल्टा हो रहा है। स्थितिज घर्षण ज्यादा है, अर्थात गति नहीं होगी जी, गति नहीं होगी। और गति नहीं होगी तो त्वरण क्या आएगा, जीरो आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सवाल है मैं यहां पर भी देखते थे कि इस तरह का एक नत्तल बना हुआ है थीटा कोण पर, और यहाँ पे एक m द्रव्यमान लगा हुआ है और बांध रखा है उसको, रस्सी में आपको तनाव देखना है जी। ठीक है, तो रस्सी में आपको तनाव देखना है, तो देखो मैं आपको, ये गलत है, इसको मैं एक साइड कर देता हूं। यहाँ पर घर्षण होता था, तनाव तो तब आएगा ना अब जब ये स्थितिज घर्षण है, और इधर इधर कौन सा बल लगेगा, mg sin थीटा। यदि यदि पहले से ही आपको बोल दे कि जो mg sin थीटा है, हाँ, वो कम है जी स्थितिज घर्षण से, स्थितिज घर्षण से कम है, तो क्या होगा, तो तनाव शून्य ही होगा जी। भाई रस्सी का तो कोई काम ही नहीं ना, रस्सी ने थोड़ी रोक रखा है, mg sin थीटा तो कम है स्थितिज घर्षण से। अगर mg sin थीटा ज्यादा हो जाए स्थितिज घर्षण से तो तनाव आएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। स्थितिज घर्षण में एक आखिरी बात करने जा रहे हैं, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बड़ी बात है। कौन सी है बड़ी बात जी, डबल ब्लॉक प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है उसमें।
डबल ब्लॉक प्रॉब्लम, यानी ब्लॉक पर ब्लॉक रखा जाएगा। एक ये ब्लॉक बोल दूं m1 द्रव्यमान का है, इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक बोल दूं m2 द्रव्यमान का है। एक बार बल हम यहाँ लगा रहे हैं F, ठीक है, और यहाँ ये सतह खुरदरी होती है, यहाँ घर्षण म्यू दिया हुआ है जी, और यहाँ कोई घर्षण नहीं है। दूसरी स्थिति बोले, एक ये ब्लॉक है जी, उसका द्रव्यमान मैं बोल रहा हूँ m1 है, उसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक है, उसका द्रव्यमान m2 है, बल इस बार ऊपर लगाया है और ये सतह खुरदरी है, घर्षण यहाँ है, यहाँ कोई घर्षण नहीं है। तो दो स्थिति आती है जी। पहली स्थिति, आरोपित बल यदि कम हो या बराबर हो किसके, म्यू m1 प्लस m2 g के, यहां तो सीधा होता है जी, और यहां क्या होगा जब ऊपर वाले पे लगा रखा हो, म्यू m1 प्लस m2, ये तो आएगा ही आएगा, साथ में कुछ और भी आएगा, ऊपर कौन m2 और नीचे कौन m1, यहाँ पर ये आएगा। प्रूफ करके मैंने पहले बताया हुआ भी आपको क्लास में। मैं कहूं कि बल इससे कम है तो आप क्या कहेंगे, दोनों गुटके साथ साथ चलेंगे, दोनों गुटके साथ साथ चलेंगे इस त्वरण से। अब पूछ लीजिए उनका अधिकतम त्वरण क्या होगा, उनका साथ चलने का अधिकतम त्वरण, साथ चलने का अधिकतम त्वरण क्या होगा, देखो इस पर पीछे आभासी बल लगेगा कौन सा, m2a, आगे क्या लगेगा इस पर, घर्षण। तो देखो ये हम डायग्राम बना लेते हैं, m2 आगे क्यों जा रहा है, घर्षण बल, और पीछे m2a, ठीक है। तो m2a बराबर घर्षण बल, ए घर्षण बल की जगह क्या लिखो, म्यू n, और नीचे कौन आएगा m2g, म्यू m2g, m2 से m2 कट गया तो a की वैल्यू आ गई जी म्यू जी। ये त्वरण नहीं, अधिकतम त्वरण है एक साथ चलने का, ये त्वरण नहीं है, अधिकतम त्वरण है एक साथ चलने का। अब बात आ जाती है कि इसमें कि आप जो आरोपित बल है वो इससे ज्यादा कर दिए जी, आपने आरोपित बल इससे ज्यादा कर दिया, तो आरोपित बल ज्यादा कर दिया तो क्या हो जाएगा बताओ, दोनों अलग अलग चलेंगे, अलग अलग त्वरण से चलेंगे, ठीक है। दोनों का अलग अलग त्वरण निकाल सकते हो, जैसे मैं बोलूं कि m2 का त्वरण, m2 का त्वरण कैसे आएगा, ये दोनों बराबर कर दो जी, m2a बराबर f म्यू m2g, कट गया म्यू जी। जो अधिकतम त्वरण है वही त्वरण आएगा किसका, जिसपे बल नहीं लग रहा हो, m1 का त्वरण अलग आएगा, m1 का डायग्राम बनाना पड़ेगा। आगे क्या लग रहा है, कैपिटल ऑफ, भाई इस पे घर्षण बल आगे लग रहा है तो इस पर घर्षण बल नीचे वाले पे कहां लगेगा, पीछे, m1 पर यहां लगेगा जी f, ठीक है। तो इसका त्वरण क्या होगा, आरोपित बल माइनस घर्षण बल बटे द्रव्यमान, आरोपित बल, घर्षण बल कितना, म्यू m2g, घर्षण बल तो म्यू m2g है ना, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम होगी जी। अब ये देखिए दूसरी प्रॉब्लम, ये क्या कहती है, भाई आरोपित बल का मान है वो म्यू m1 प्लस m2, ऊपर m2 है नीचे m1 है, ये तभी लगाना है जब ऊपर वाले गुटके पर बल लग रहा हो।
और यहाँ पर जो बल हमारा लग रहा है वो ऊपर वाले गुटके पर ही लग रहा है। तो क्या बोलेंगे, तो दोनों गुटके एक साथ चलेंगे उनका त्वरण होगा कुल बल बटे कुल द्रव्यमान, कुल बल बटे कुल द्रव्यमान। उनका साथ चलने का अधिकतम त्वरण साथ चलने का अधिकतम त्वरण कैसे आएगा ये बताओ, इसके लिए डायग्राम बनाओ। डायग्राम किसका बनाना होता है, जिसपे बल नहीं लग रहा हो। ये M1 है, आगे क्यों जा रहा है जी, घर्षण की वजह से। पीछे क्या लग रहा है, सूडो बल। भाई M1 आगे जा रहा है तो M1 को तो आगे घर्षण बल लेके जा रहा है नहीं, और M2 पर घर्षण बल कहाँ लग रहा है, पीछे। तो आप क्या बोलेंगे, M1A बराबर घर्षण, यानी M1A घर्षण क्या, म्यू1 M, इसके ऊपर N लग रही है, N तो ऊपर वाले पे लगेगी ना, ये घर्षण तो यहां लग रहा है, तो जो M2 था N तो यहां लगेगी ना, M2G। M1A और यहां आएगा म्यू M2G, बिल्कुल। तो साथ चलने का अधिकतम त्वरण होगा जी, म्यू पहले होता था जी म्यू जी, जब नीचे वाले ब्लॉक पे हो तो होता है म्यू जी, ऊपर वाले ब्लॉक पे हो तो द्रव्यमान लो ऊपर वाले का बटे में नीचे वाले का। यहाँ पे सिर्फ म्यू जी होता है, यहाँ पे होता है म्यू M2/M1G, ये अधिकतम त्वरण होता है जी। अगली बात है जी, एफ को आप ज्यादा कर दो, इसे ज्यादा कर दिया तो दोनों अलग अलग त्वरण से चलेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले M1 का त्वरण, M1 पे बल लग रहा है क्या, नहीं, तो उसका त्वरण मैक्सिमम ही होगा, देख लेना, मैक्सिमम त्वरण ही होगा जिसपे बल नहीं लगता हो, क्योंकि वो मैक्सिमम त्वरण के बाद अलग हो जाएगा। यहाँ बल किस पे नहीं था, M2 पे, तो M2 का त्वरण वही आया था जो मैक्सिमम है। देखो ना, डायग्राम तो है ही हमारे पास सामने, M1A बराबर घर्षण, घर्षण बराबर म्यू M2G, तो आ गया। लेकिन M2 को त्वरण, इसके लिए हमें फिर डायग्राम बनाना होता है। तो डायग्राम देखो, M2 का आगे लगा जी कैपिटल F, पीछे लगा जी घर्षण M2 पे, तो त्वरण क्या होता है, आरोपित बल माइनस घर्षण बल बटे द्रव्यमान। घर्षण बल क्या, म्यू M2G, घर्षण बल तो म्यू M2G था ना, अपॉन M2। ठीक है जी, ये सारी बातें। अब इनमें घर्षण ये कौन सा है, कौन सा घर्षण है, ये स्थितिज घर्षण है हर जगह, स्थितिज घर्षण, म्यू एस म्यू एस म्यू एस म्यू एस म्यू एस, स्थितिज घर्षण है हर जगह, जहां भी आपको दिख रहा है म्यू एस जी, म्यू एस जी, एफ एस, म्यू एस। ठीक है भाई, ये घर्षण की मेन प्रॉब्लम थी जी, काफी बच्चे इससे डरते हैं और इसमें कुछ भी नहीं है, सबसे इजी है ये। ठीक है, तो इसी के साथ हम घर्षण का रिवीजन खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम वर्क और एनर्जी का रिवीजन करेंगे, और उससे अगली क्लास में नया लेसन स्टार्ट हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, पढ़िए, और जितना मैंने कॉपी में आपको पढ़ाया है ये लेक्चर देखने के बाद वो पढ़े आप। ठीक है, कॉपी तो जरूर पढ़े रिवीजन में साथ साथ। ठीक है जी, मिलते हैं अगली क्लास में।